Hello everyone, I hope you all are doing well and fine. My name is Hamza Siraj and I welcome you all to the Legal Regime series. So let's begin with today's topic. जैसे जैसे हमारा देश डेवलपमेंट की ओर बढ़ोतरी कर रहा है वैसे वैसे ही हमारे देश को नई नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आज के दौर में जब इंटरनेट का एक्सेस या फिर स्मार्टफोन और कंप्यूटर का भी एक्सेस हर किसी को लगभग प्राप्त हो गया है, वैसे ही इंटरनेट के साथ साथ काफ़ी सारी आसानियां भी हो गई हैं। कंप्यूटर या फिर मोबाइल फ़ोन के द्वारा घर बैठे बैठे इंसान आज अपना डेटा भी स्टोर कर सकता है, ट्रांजैक्शंस भी कर सकता है और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर भी कर सकता है जिससे वो चाहे। आज के दौर में जब हर इंडिविजुअल को कंप्यूटर या फिर मोबाइल फ़ोन के एक्सेस की वजह से काफ़ी आसानियां हो गई हैं, वैसे ही बदलते वक्त के साथ साथ क्राइम या फिर अपराध भी इवॉल्व हुआ है। इस बदलते वक्त में एक नया किस्म का एक क्राइम शुरू हुआ है जिसको हम लोग साइबर क्राइम के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग कि साइबर क्राइम किसको कहते हैं। साइबर क्राइम एक दो अलग अलग शब्द हैं जिनको बोलने से ही हम लोग को उनका मतलब पता चल सकता है। साइबर मतलब इंटरनेट के थ्रू करा जाने वाला कोई भी काम जो कि कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन से करा गया हो, और क्राइम जिसको हम लोग जानते हैं कि वो अपराध होता है। तो अगर कोई भी ऐसा अपराध जिसमें कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करा गया हो, उसको हम लोग साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं। कोई भी क्राइम चाहे वो कितना छोटा हो या फिर कितना संगीन क्यों ना हो, वो सोसाइटी के ऊपर एक सीवियर इम्पैक्ट छोड़ करके जाता है। साइबर क्राइम की वजह से काफ़ी सारे सोसाइटल चेंजेस आए हैं जिसमें काफ़ी सारे क्राइम्स बढ़े हैं जो कि कंप्यूटर या फिर मोबाइल फ़ोन के थ्रू करे गए हैं। सन 2020 के सर्वे में ये पाया गया था कि साइबर क्राइम के केसेस इंडिया में लगभग 5 लाख के ऊपर रिपोर्ट करे जा चुके हैं जब से साइबर क्राइम की शुरुआत हुई थी। अगर कोई भी क्राइम जिसमें कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन का यूज करा गया हो तो उसको हम लोग साइबर क्राइम कहते हैं। इफ एनी ऑफ द क्राइम और द ऑफेंस विच हैपेंस विद द यूज ऑफ मोबाइल फोन और अ कंप्यूटर, इट इज नोन एज अ साइबर क्राइम। आज के वक्त में हमारे लेजिस्लेशन में साइबर क्राइम की कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है और किसी भी लेजिस्लेशन में इसको डिफाइन अभी तक के नहीं करा गया है, मगर इसको आईटी एक्ट, जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कहते हैं, उसी के ही रूल्स पे इसको गवर्न करा जाता है। साइबर क्राइम आईटी एक्ट 2000 के तहत इसमें पेनल्टीज डिफाइन करी जाती हैं और इसके बारे में रूल्स बनाए गए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 में पास करा गया था जिसका नाम एक्ट नंबर 21 ऑफ 2000 के नाम से जाना गया था और उसको प्रेसिडेंट की असेंट 9 जून 2000 को मिली थी और इफेक्ट में 17 अक्टूबर 2000 से आया था। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डील्स विद द फॉलोइंग इश्यूज मेनली: justice dispensation for cyber crimes, legal recognition of electronic documents and legal recognition of digital signatures। साइबर क्राइम भी काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मगर इंडिया में ये कुछ पर्टिकुलर साइबर क्राइम हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और डेली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट भी करे जाते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग, ईमेल बॉम्बिंग एंड ऑनलाइन स्कैमिंग। The act of identity theft can be done very easily just by the way of rifling into the garbage of any of the households। Identity theft का एक्ट काफ़ी ज़्यादा आसानी से करा जा सकता है। किसी भी हाउस होल्ड का जो गार्बेज बिन होता है जो वो लोग हर दिन डिस्पोज ऑफ करते हैं, उसमें साथ ही में वो लोग अपने कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स जो कि किसी का भी विजिटिंग कार्ड या फिर कोई भी ऐसा टाइप का डॉक्यूमेंट जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है मगर उसमें कोई भी इसकी जाने अनजाने में आइडेंटिटी चली गई, तो आइडेंटिटी थीफ उसके गार्बेज को राइफल करके आइडेंटिटी प्रोक्योर कर सकता है। इसके अलावा आइडेंटिटी थेफ्ट जो सबसे ज़्यादा इजी एक्सेसिबल तरीके होते हैं कि किसी को भी फेक लिंक भेज दिया उसके मोबाइल पर और उस लिंक को अगर जो भी रिसीवर एक्सेस करेगा तो उसका सारा डेटा, पर्सनल प्रोटेक्टेड पासवर्ड्स या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे कि आपकी बैंक डिटेल्स या फिर आपका OTP कुछ भी एक्सेस कर सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट के केसेस सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स में आता है, जब किसी भी इंडिविजुअल की क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स आइडेंटिटी थीफ चुरा करके उसका क्रेडिट कार्ड यूज कर लेता है और उसकी क्रेडिट रेपुटेशन को बिगाड़ देता है। आइडेंटिटी थेफ्ट के एक्ट के बाद एक और पॉपुलर साइबर क्राइम है जो आजकल काफी ट्रेंड में है और जिसको डिफरेंट परपेट्रेटर्स
प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसका नाम है ईमेल बॉम्बिंग। ईमेल बॉम्बिंग एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें जो भी परपेट्रेटर या फिर कोई भी हैकर एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर कुछ पर्टिकुलर एड्रेस पर्संस के लिए भेजता है, जिसमें उसकी ईमेल आईडी में मिलियंस ऑफ मेल्स एट अ सेम टाइम भेज देता है, या फिर मिलियंस ऑफ द मेल्स जो कि ऑन गोइंग होते हैं और वो जाते रहते हैं। अगर ये किसी बिजनेस या फिर किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाता है तो वो कंप्लीटली डेवास्टेटिंग होता है, और इसकी वजह से जो रिसीवर होता है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। ईमेल बॉम्बिंग के एक्ट के बाद आता है ऑनलाइन स्कैमिंग। ऑनलाइन स्कैमिंग एक इंडिया में काफी पहले से प्रैक्टिस करा जा रहा है और काफी ज्यादा कॉमन है। ऑनलाइन स्कैमिंग के प्लेटफॉर्म पर आपके मोबाइल में या फिर किसी भी इंडिविजुअल के मोबाइल में कोई भी टाइप का मेल आएगा या फिर नॉर्मल मैसेज आएगा आपके मोबाइल फोन में कि आपने इतनी की लॉटरी जीती है और आपको ये इनाम मिला है। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे और आपसे वो आपकी कार्ड की डिटेल्स मांगेगा कि आपको एक पहले पर्टिकुलर इतना सम अमाउंट जमा करना पड़ेगा, तभी आप इस लॉटरी के हकदार होंगे। तो जैसे ही आप उसमें अपनी कार्ड डिटेल्स फिलअप करते हैं, आपकी कार्ड की डिटेल्स चोरी हो जाती हैं और इसके जरिए परपेट्रेटर या फिर हैकर आपकी डिटेल्स का मिसयूज करता है। ऑनलाइन स्कैमिंग के बाद एक काफी इंपॉर्टेंट या फिर सीरियस ऑफेंस आता है जो इंडिया में रिसेंटली काफी तेज पकड़ बना ली है, और इसकी वजह से कोई भी इंडिविजुअल कभी भी बहुत ज्यादा परेशान करा जा सकता है और उसको हैरेस भी करा जा सकता है। इसको हम लोग साइबर बुलिंग या फिर साइबर स्टॉकिंग के नाम से भी जानते हैं। साइबर स्टॉकिंग जो कि आईपीसी के थ्रू भी गवर्न करा जाता है, जैसे कि सेक्शन 354D ऑफ द इंडियन पीनल कोड जो हम लोग को स्टॉकिंग के बारे में बताता है। साइबर स्टॉकिंग या साइबर बुलिंग एक काफी सीरियस ऑफेंस है जिसमें एक इंडिविजुअल किसी भी दूसरे इंडिविजुअल की प्रोफाइल को स्टॉक कर सकता है, उसको अनवांटेड मैसेजेस भेज सकता है, उसकी प्रोफाइल को स्टॉक कर सकता है, और यहाँ तक कि भी अगर वो चाहे तो उसकी प्रोफाइल को पब्लिक भी कर सकता है, उसकी फोटोज को शेयर भी कर सकता है। तो इसको साइबर बुलिंग के टर्म में लाया जाता है। साइबर बुलिंग एक्ट के सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल्स हैं कि विक्टिम की कोई भी फोटो या फिर उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन को पब्लिक प्रोफाइल या फिर सोशल मीडिया प्रोफाइल पर डाल दियो या फिर किसी डिस्कशन प्लेटफॉर्म पर डाल दियो, जिसकी वजह से उसको काफी हैरेसमेंट हो सकता है। साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग का एक काफी रीसेंट केस है जो जुलाई 2021 का है, और हम लोग उसको सुल्ली डील्स के नाम से जानते हैं। सुल्ली डील्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि रेसिज्म प्रमोट करता है, और रेसिज्म को प्रमोट करने के अलावा भी उसने हमारे फंडामेंटल राइट और काफी सारे एक्ट्स को वायलेट भी करा था। सुल्ली डील्स एक गिट हब प्लेटफॉर्म जिस पे कोई भी इंडिपेंडेंट इंसान आकर के अपनी ऐप को डेवलप कर सकता है, तो उस पे कुछ अनआइडेंटिफाइड मैन ने आकर के अपनी ऐप को डेवलप करा और उसका नाम सुल्ली डील्स रखा। सुल्ली डील्स का मोटो है कम्युनिटी ड्रिवन एंड एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। सुल्ली एक काफी डेरोगेटरी या फिर काफी इंसल्टिंग टर्म है जो कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए यूज करा जाता है, मुस्लिम वुमेन के लिए स्पेशली। सुल्ली डील्स एप्लीकेशन के क्रिएटर के पास ऑलमोस्ट 80 मुस्लिम वुमेन की डिटेल्स और उनकी प्राइवेट पिक्चर्स हैं जो कि उन लोग ने अपनी पर्सनल प्रोफाइल में एज अ डिस्प्ले पिक्चर को लगा करके रखा था, और उनकी काफी सारी इंफॉर्मेशन जो वो लोग दूसरों से शेयर नहीं करना चाहती हैं। तो उसको सुल्ली डील के ऐप के क्रिएटर्स ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम उन लोगों ने सुल्ली डील्स रखा, और उस पर इन 80 महिलाओं की फोटोज को शेयर करा और नाम को शेयर करा। नाम और फोटो शेयर करने के बाद इन पर्टिकुलर प्रोफाइल्स का ऑक्शन करा जाता था। जो भी ऑक्शन का सबसे ज्यादा हाईएस्ट या फिर विनर बिडर होता था, तो उस पर्टिकुलर ऑक्शन विनर को इस महिला की प्राइवेट डिटेल्स और उसका यूजर नेम और पिक्चर्स उसके साथ शेयर करी जाती थी। ऐप में एक मैसेज आता था, योर सुल्ली डील ऑफ द डे इज, और इसके आगे उस पर्टिकुलर शख्स का नाम होता था जिसकी पिक्चर्स को शेयर करा जाता था, और जो भी इसके बाद उस पर्टिकुलर फोटो पर या फिर उसके लिंक पर क्लिक करता तो उसको एक ऑक्शन पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता, जिसके थ्रू उसको ऑक्शन में बिडिंग करनी होती थी। सुल्ली डील्स ऐप एक काफी ऑफेंसिव ऐप है, और जो इसके क्रिएटर्स जो कि अनआइडेंटिफाइड हैं, उन्होंने काफी सारे एक्ट्स का और फंडामेंटल राइट का वायलेशन करा है। जैसे कि सबसे पहले आता है जो हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी,
जो कि हम लोग को गारंटी करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि हर एक शख्स को या फिर हर एक इंडिविजुअल को कि वो अपनी लाइफ कंप्लीटली फ्रीली जी सकता है और अपनी पर्सनल लिबर्टी के साथ ही साथ। पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग आधार केस के नाम से भी जानते हैं, उसमें राइट टू प्राइवेसी को भी आर्टिकल 21 के एम्बिट के अंदर बताया। तो जैसे सुल्ली डील्स के ऐप के क्रिएटर ने इन महिलाओं की पर्सनल पिक्चर्स को ऑनलाइन लीक करा, तो ये भी एक तरह से इनकी प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट है, जिसकी वजह से इन लोगों ने आर्टिकल 21 का वायलेशन करा, राइट टू प्राइवेसी का भी। इस सुल्ली डील्स के ऐप के क्रिएटर आइडेंटिटी थेफ्ट एक्ट, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर आता है, उसके थ्रू भी पनिशेबल हैं। सुल्ली डील्स की ऐप के क्रिएटर्स सेक्शन 354A ऑफ द इंडियन पीनल कोड के भी वायलेशन में है, जो कि डिफाइन करा जाता है whoever assaults or uses any criminal force to any woman intending to or knowing that his act will outrage the modesty of that woman shall be punishable with an imprisonment which is not less than 1 year and can extend up to 5 years and with a fine as well। सेक्शन 354A ऑफ द इंडियन पीनल कोड के साथ ही साथ ये सेक्शन 354D ऑफ द इंडियन पीनल कोड के भी वायलेशन में है, जो कि हम लोग को स्टॉकिंग के बारे में बताता है। स्टॉकिंग एक ऐसा ऑफेंस है कि कोई भी परपिट्रेटर या फिर इंडिविजुअल किसी भी वुमन को मॉनिटर करता है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर किसी भी ऑनलाइन मोड पर, या फिर उसको फॉलो करता है, तो वो स्टॉकिंग के ऑफेंस में आ जाएगा। किसी भी इंडिविजुअल को स्टॉकिंग के ऑफेंस में 3 साल की सजा या फिर फाइन हो सकता है। जब लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि उनकी फोटोज सुल्ली डील्स एप्लीकेशन पर ऑक्शन करी जा रही हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट हुआ और काफ़ी सारे लोगों ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डीएक्टिवेट कर दिया कि उनको कहीं से भी रीच ना करा जा सके। सुल्ली डील्स एक काफ़ी ऑफेंसिव ऐप है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट हुआ और बुलिंग हुई। सुल्ली डील्स के जो क्रिएटर्स हैं उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सका है, क्योंकि वो कम्प्लीटली अनआइडेंटिफाइड है। इसके चलते ही दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन ने दिल्ली पुलिस को एप्लीकेशन लिखी, जिसमें उन्होंने इन परपेट्रेटर्स को पकड़ने के लिए रिक्वेस्ट करी और साथ ही साथ में जिन इंडिविजुअल्स की तस्वीरें ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर हैं, जब उन लोगों ने दिल्ली पुलिस में एफआईआर करी, तो गिटहब प्लेटफॉर्म ने इस ऐप को सस्पेंड कर दिया, मगर इसके मेन कल्प्रिट्स के वेयरअबाउट्स के बारे में नहीं बता सकी। जिन महिलाओं ने पुलिस में अपनी एफआईआर इस एप्लीकेशन के अगेंस्ट फाइल करी थी, उन लोगों ने अभी भी कंप्लेंट करी है कि उनकी एफआईआर पे अभी तक के कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है और पुलिस ने इसमें अपनी जांच पड़ताल आगे नहीं बढ़ाई है, जिसकी वजह से उनको काफी हरासमेंट फेस करना पड़ रहा है और काफी ज्यादा साइबर बुलिंग का शिकार हुई हैं। साइबर क्राइम एक काफी इंपॉर्टेंट ऑफेंस है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा साइबर बुलिंग या फिर काफी ज्यादा फ्रॉड्स का शिकार भी होना पड़ता है। और इसी के चलते ही हमारी गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है, जिसको नेशनल साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल कहते हैं। अगर आपके साथ कोई भी प्रकार का साइबर क्राइम हुआ हो, तो आप इस पोर्टल पे जा सकते हैं और आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और साइबर क्राइम का ये पोर्टल काफी ज्यादा एफिशिएंट है, और जो आपके साथ फ्रॉड हुआ हो उसमें आप डिटेल्स डाल सकते हैं और ये काफी एफिशिएंटली वर्क करता है। हम सबको कंप्लीट अवेयरनेस फैलानी चाहिए एक दूसरे के माध्यम से कि साइबर क्राइम से बचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। साइबर क्राइम से बचने के लिए सबसे पहला तरीका ये होता है कि किसी भी अनप्रोटेक्टेड नेटवर्क से अपने मोबाइल फोन को कनेक्ट ना करें, और इसके अलावा आप अपने फोन को या फिर अपनी पर्सनल डिटेल्स को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्रोटेक्टेड तरीके से स्टोर करें, और अपने कंप्यूटर डिवाइसेस के फायरवॉल को एक्टिवेटेड रखें कि कोई भी परपेट्रेटर आसानी से आपके कंप्यूटर डिवाइसेस में एंटर ना कर सके और आपका डेटा ना चुरा सके। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसी वीडियोस आगे और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल लीगल रेजीम सीरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। थैंक यू।